मेरा छोटा भाई आज मेरे कमरे में ही सो गया था, लेकिन उसकी मौजूदगी की वजह से मैं वो सब नहीं कर पा रही थी जो मैं आम तौर पर रात को अकेले में करती थी और जिससे मुझे बहुत आनंद मिलता है। पर मुझे क्या पता था कि आज की रात कुछ ऐसा होगा कि मैं पसीने से नहा जाऊंगी। उसने केवल 2 उंगलियों से ही मुझे पागल करके रख दिया था और ये सब मैं इस कहानी में बताने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। अब मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताती हूँ। मेरा नाम लैला है। मैं 28 साल की हूँ और अभी तक कुंवारी हूँ। मैंने शादी नहीं की और सोच रही थी कि शायद शादी ना ही करूँ। एक बार प्यार में धोखा खाया था और उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि अब किसी भी मर्द के चंगुल में नहीं फंसूंगी, इसलिए शादी नहीं की। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, लेकिन एक भारतीय लड़की भी हूँ। सुंदर, पढ़ी लिखी और स्मार्ट हूँ। मेरे तन मन में नए ज़माने की खूबियाँ भरी हुई हैं। पर कल रात जो मेरे छोटे भाई ने मेरे साथ किया, उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है और मेरी सोच भी। अब मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो शादी कर लेनी चाहिए। कल की बात है। मेरा छोटा भाई जो कि 25 साल का है और इंजीनियरिंग कर रहा है, मम्मी पापा का दुलारा और मेरी तो वो जान है। कल रात खाना खाकर हम लोग कुछ देर टीवी देख रहे थे। फ्री होकर मैं और मेरा छोटा भाई छत पर टहलने के लिए चले गए। मम्मी पापा अपने कमरे में सो गए थे। वो ग्राउंड फ्लोर पर सोते हैं, मैं फर्स्ट फ्लोर पर सोती हूँ और मेरे बगल वाले कमरे में मेरा छोटा भाई सोता है। रात के करीब 10 बज चुके थे तो हम दोनों ही नीचे आ गए। वो मेरे कमरे में आकर बोला, दीदी अभी नींद नहीं आ रही, चलो कुछ बातें करते हैं। हम दोनों ही बेड पर लेट कर बातें करने लगे। बीच बीच में वो अपने मोबाइल से खेल रहा था और मैं भी अपने मोबाइल पर लोगों की डीपी देख रही थी। तभी जोरों की बारिश होने लगी। हमें दोनों को ही बारिश बहुत पसंद है और हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। बारिश के मौसम में जब हवा चलती है तो बेहद अच्छी लगती है। थोड़ी देर में वो सोने लगा। मैंने कहा, भाई जा अपने कमरे में, तुझे नींद आ रही है। वो नखरे दिखाने लगा। दीदी तंग मत करो ना प्लीज़। ऐसा कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर 4-5 मिनट के अंदर ही गहरी नींद में सो गया। मुझे लगा अब क्या उसे उठाना, सोने ही देती हूँ। मैं उठी और बाथरूम गई और अपने कपड़े तब्दील किए क्योंकि मुझे टाइट कपड़ों में नींद नहीं आती। फिर मैं आकर बिस्तर पर लेट गई और मोबाइल पर कहानियाँ पढ़ने लगी। आजकल बहुत ही बढ़िया नॉवेल्स पढ़ने को मिल रही हैं। मेरा भाई तो सो गया था और मैं वो सब नहीं कर पा रही थी जो आम तौर पर अकेले में करती हूँ जब मैं अकेली सोती हूँ। पर आज उसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए मोबाइल रखकर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन कहानियों की बातें मेरे मन में चल रही थीं तो नींद भी नहीं आ रही थी। रात गहराती जा रही थी और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। नींद तो जैसे मेरी आंखों से कोसों दूर थी और दिमाग में वही कहानियाँ घूम रही थीं जो मैंने सोने से पहले पढ़ी थीं। उस कहानी ने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मचाकर रख दी थी और मैं अपने आप को शांत नहीं कर पा रही थी। पास में ही मेरा छोटा भाई सो रहा था और उसकी मौजूदगी ने मुझे और भी ज़्यादा उलझन में डाल दिया था। अगर वो ना होता तो मैं शायद खुद को उस कहानी का हिस्सा बना लेती और वो सब करती जो मुझे रात के अंधेरे में अकेले करने में आनंद आता है। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी जब अचानक भाई ने करवट बदली और सीधा हो गया। मेरी नज़र अचानक ही उस पर पड़ी और जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। भाई ने बहुत ही पतली पैंट पहनी हुई थी और उसी की वजह से मुझे ऐसा कुछ नज़र आ गया था जिसे देखकर किसी को भी शर्म आ जाए। पर मेरी हालत तो और भी अजीब थी। शर्माना तो दूर, मैं तो अपनी नज़रें उस पर से हटा ही नहीं पा रही थी। मन में अजीब सी कशमकश चल रही थी। एक तरफ मैं खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी
और दूसरी तरफ मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। सच कहूँ तो अब मुझसे सहा नहीं जा रहा था। हर पल ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने खुद को नहीं रोका तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे रोक पाना नामुमकिन होगा। मेरे दिल की धड़कनें अब तेज़ हो गईं और मन में डर समा गया। अगर कुछ हो गया तो भाई मेरे बारे में क्या सोचेगा? उसकी निगाह में मैं कैसी दिखूंगी? उन सवालों ने मुझे और भी असहज कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन की एक गहरी चाहत मुझे बार बार उस दिशा में धकेल रही थी कि जो कुछ मेरे मन में चल रहा है उसे मैं पूरा कर लूं। मेरे अंदर की जद्दोजहद अब चरम पर थी। हर पल मैं खुद से लड़ रही थी, लेकिन कहीं न कहीं मन के किसी कोने में एक कहानी फिर से उभरने लगी थी और उसकी वजह से मेरी इच्छाएं और भी ज़्यादा बढ़ रही थीं। अब सवाल था कि क्या मैं अपने आप को इस आग में बचा पाऊंगी या फिर वो आग मुझे अपने शिकंजे में कस लेगी। रात का माहौल पहले ही अजीब था और फिर भाई का फ़ोन बजने लगा। शायद व्हाट्सएप पर किसी ने मैसेज किया था। फ़ोन मेरी ही साइड में ही रखा हुआ था क्योंकि भाई ने उसे चार्जिंग पर लगा दिया था। सोने से पहले भाई तो नींद में डूबा हुआ था, लेकिन फ़ोन पर लगातार मैसेज आ रहे थे और उसकी आवाज़ से मेरी बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई। मैंने सोचा कि फ़ोन साइलेंट कर देती हूँ ताकि आवाज़ बंद हो जाए, लेकिन साथ ही मेरे मन में ये सवाल भी उठ रहा था कि इतनी रात को कौन उसे मैसेज कर रहा होगा। मुझे भाई के फ़ोन का लॉक मालूम था, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने फ़ोन अनलॉक किया। जैसे ही मैंने स्क्रीन पर देखा तो पाया कि उसका एक दोस्त उसे कई वीडियो भेज रहा था। मन में एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी कि आखिर ये वीडियो किस बारे में है। मैंने सोचा क्यों ना एक बार देख ही लूँ कि इनमें क्या है। जैसे ही मैंने वीडियो चालू की, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। बाप रे! मैं तो पूरी तरह से हिल कर रह गई थी। भाई ऐसी वीडियो देखता है? ये क्या हो रहा है? मेरे दिमाग जैसे ठहर सा गया। उस वीडियो में जो कुछ दिखाया जा रहा था वो मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी। पर जैसे ही एक वीडियो ख़त्म हुई, मेरे अंदर बाकी वीडियो देखने की लालसा जाग उठी थी। मैंने बिना सोचे समझे अगला वीडियो पर क्लिक कर दिया। एक के बाद एक सारी वीडियो देख डाली। हर वीडियो ने मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब कर दी थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं ये सब क्यों देख रही हूँ। मुझे ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है, लेकिन फिर भी रुक नहीं पा रही थी। मेरे हाथ तो कांप रहे थे, पर मेरी नज़रें स्क्रीन से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। हर बीतते पल के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। मैं खुद से जूझ रही थी, ये क्या कर रही हूँ? ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहा था। लेकिन सच कहूँ तो अब मैं खुद पर काबू खोती जा रही थी। वो वीडियो मेरे अंदर की आग को और भी ज़्यादा भड़का रही थी। अब मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी, या कहूँ कि मैं अपनी इच्छाओं के सामने बेबस हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि जो कुछ होगा देखा जाएगा। अब मैं वही करने जा रही थी जिसे मैं लंबे समय से रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थीं। मैं धीरे धीरे उसके पास खिसक गई और उसकी साइड में लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मन में हलचल मची हुई थी, लेकिन मैंने खुद को शांत बनाए रखा हुआ था। थोड़ी देर तक मैंने सोने का नाटक किया, ताकि अगर वो अचानक जाग भी जाए तो उसे लगे कि मैं गहरी नींद में हूँ। दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थीं, लेकिन चेहरे पर शांति के भाव थे। फिर मैंने धीरे से अपना पैर उसके ऊपर रख दिया, ऐसे जैसे नींद में अनजाने में रखा हो। कुछ पल ठहरी और उसकी हरकत का इंतज़ार करने लगी, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। वो अब भी गहरी नींद में ही था। मुझे अपने पैर पर उसकी गर्माहट और कुछ और महसूस होने लगा। उसका शरीर कसक शांत पड़ा था, लेकिन उसकी पैंट के अंदर जो कुछ कहानी चल रही थी। मेरे पैर पर उसका आकार साफ साफ महसूस हो रहा था और उसकी सख्ती मेरे अंदर की बेचैनी को और बढ़ा दी थी।
मेरी धड़कनें और तेज़ हो गईं। जिस बात का मुझे डर था वही अब मेरे सामने था, पर मैं अब खुद को रोकने में नाकाम हो रही थी। हर बीतते पल के साथ मेरी इच्छाएं मुझे और कमज़ोर करती जा रही थीं। मैं जानती थी कि अगर अब मैंने खुद को काबू में नहीं किया तो कुछ ऐसा हो सकता है जिससे वापसी मुमकिन नहीं होगी। लेकिन उस क्षण में मेरा दिल और दिमाग जैसे एक जंग लड़ रहे थे और मैं धीरे धीरे अपने दिल के हाथों हार गई थी। मैंने फिर से अपने पैर को हल्के से हिलाया, ये जानने के लिए कि उसकी नींद कितनी गहरी है। कोई हलचल नहीं हुई। अब मेरा दिमाग धुंधला हो रहा था और बस एक ही बात मन में गूंज रही थी। रात की वो खामोशी अब मेरे अंदर एक तूफान ला रही थी। हर पल के साथ मेरी हिम्मत बढ़ रही थी। मैंने जो कदम उठाया था उसके बाद अब पीछे हटना मुश्किल था। लेकिन जो बात मुझे तब नहीं पता थी वो ये कि मेरा भाई, जिसे मैं गहरी नींद में समझ रही थी, असल में वो सोया हुआ था ही नहीं। वो तो शुरू से ही सोने का नाटक कर रहा था। मेरे हर कदम का उसे पहले से ही अंदाज़ा था। मैंने अनजाने में जो किया वो सब उसने जानबूझकर देखा, शायद मुझे उकसाने के लिए। भाई अब भी चुपचाप लेटा रहा। मैं पूरी तरह से अनजान थी कि उसकी आंखें बंद होने के बावजूद उसका दिमाग जाग रहा है। मेरे दिल में हलचल मची थी, लेकिन उसकी हरकत न देखकर मैं आगे बढ़ने के लिए और भी उत्साहित हो गई थी। लेकिन ठीक उस पल जब मैं कुछ और करने वाली थी, उसने अपनी आंखें खोल लीं। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। क्या वो जाग गया? जैसे ही ये एहसास हुआ, मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक करने लगी। पर मेरे दिल में घबराहट और बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। मैं जानती थी कि मैंने खुद को बड़ी मुश्किल में डाल लिया था, लेकिन अब जो होने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। भाई ने मुझे उस हालत में देख लिया था। वो कुछ कहता उससे पहले ही उसने बिना किसी झिझक के, बिना कोई लाज या कोई शर्म के अपना कदम उठाया। उसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। लगातार 2 घंटे तक वो मेरे साथ कुछ ऐसा करता रहा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसकी हरकतों ने मेरी दुनिया ही बदल दी। पर इस कहानी का अंत ये नहीं है। वो जो 2 घंटे तक हुआ, उसकी पूरी सच्चाई आपको मैं कहानी के अगले भाग में बताऊंगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कहानी में आगे क्या हुआ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद। मेरी सासू माँ को मरे हुए 6 महीने हो चुके थे और मेरे ससुर जी बहुत अकेले रहने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे और उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। थोड़े दिनों बाद मैंने नोटिस किया कि वो मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखते थे। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि अगर मैं ही ससुर जी को खुश कर दूं तो घर की बात घर में ही रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए मैंने एक दिन ससुर जी के साथ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम अनीता है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे पति का नाम विकास है और वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। हमारी शादी को लगभग 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे कोई भी बच्चा नहीं हुआ है। हमारे परिवार में मैं, मेरे पति और मेरे सास ससुर रहते हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे और सब एक दूसरे के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहते थे। पर अचानक हमारी खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई। दरअसल हुआ ये था कि मेरी सासू माँ एक एक्सीडेंट में मर चुकी थीं, जिस वजह से हमारे पूरे घर में शोक की लहर छा गई थी। सासू माँ की मौत के बाद हम सभी अंदर से टूट चुके थे। हमारे ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। सासू माँ की मौत के बाद मेरे ससुर जी बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे। मैं जब भी ससुर जी को देखती थी तो वो अकेले में बैठे बैठे रो रहे होते और सासू माँ को याद कर रहे होते थे।
मैं और मेरे पति ससुर जी की इस हालत को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे। हम यही सोचते थे कि काश सासू माँ जिंदा होती तो ससुर जी को ये हालत नहीं होती। मैंने और विकास ने उन्हें बहुत समझाया था कि आप ऐसे मत करो, आप घर के बड़े हो, अगर आप ही टूट जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा। हमारे समझाने के कुछ वक्त बाद तक तो वो ठीक रहते थे, लेकिन अकेले में फिर वो वैसे ही हो जाते थे। इसी तरह से 6 महीने बीत गए थे, लेकिन ससुर जी का अपनी पत्नी को भुला पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर कुछ समय के लिए हमने ससुर जी को हमारी लखनऊ वाली ननद के पास भेज दिया। डॉक्टर भी हमेशा से यही बताते थे कि अगर हम घटना स्थल वाली जगह से दूर हो जाते हैं तो घटी हुई घटना कुछ पल के लिए हम भूल जाते हैं। मेरे ससुर जी करीब 3 महीने तक लखनऊ में रहे, पर जब वो वापस आए तब भी हमें उनमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। उनमें वैसे तो कोई बदलाव नहीं आया था, पर हाँ, मैंने उनके व्यवहार में एक अजीब सी बात नोटिस की थी। मैंने नोटिस किया था कि वो अक्सर मेरे शरीर को घूरते रहते थे या फिर कभी कभी मुझे छूने की भी कोशिश करते थे। मुझे उनकी यह हरकत बहुत ही अजीब लग रही थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने पति को फ़ोन करके सारी बातें बता दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे पति ने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया तो फिर मैं क्या करूंगी। मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। एक दिन तो मेरे ससुर जी ने कुछ ऐसा किया कि मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मैं जब बाथरूम में जा रही थी तो वहाँ पहले से ही मेरे ससुर जी थे। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ी हो गई। मुझे लगा वो थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे, इसीलिए मैं यहीं खड़ी हो जाती हूँ। पर ये क्या, अंदर से तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। मैं सोच रही थी कि ससुर जी इतना टाइम से बाथरूम के अंदर क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें बुलाने की भी कोशिश की, पर शायद उन्होंने सुना नहीं। फिर जब मुझे लगा कि वो कभी भी बाहर आ सकते हैं तो मैं अपने कमरे में आ गई। पहले तो मेरे मन में ख्याल आया कि ये सारा मामला अपने पति को बता दूं, लेकिन फिर से मेरे दिमाग में यही आया कि अगर ये मेरी बात पर भरोसा ही नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी। यही सोचकर मैं रात भर जागती रही और मुझे नींद ही नहीं आई। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि इतने दिनों से जो कुछ हो रहा था वो बहुत ही अजीब था। मेरे पति ने मुझे प्यार करने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहा आज मेरा मूड नहीं है, और इतना कहकर मैं उनकी तरफ से पीट करके सो गई। मेरी सारी रात जागते हुए निकल गई और दूसरे दिन मेरे पति को शहर से बाहर किसी काम के लिए जाना था। वो 6 दिन के लिए एक मीटिंग में जाने वाले थे। मैंने उनका बैग लगाया और उनका टिफ़िन भी तैयार कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे पति अपने काम के लिए निकल गए। अब घर पर मैं और ससुर जी अकेले ही थे। मैं तो डर से कांप रही थी। मेरा तो एक एक पल सदियों जैसा गुजर रहा था। मैंने पूरा दिन घर का काम किया और सारा काम निपटाने के बाद कमरे में आ गई। पिछली रात को मुझे नींद नहीं आने के कारण अब नींद ने अपना डेरा डालना शुरू कर दिया था। नींद के मारे मेरी आंखें अपने आप बंद हो रही थीं। दिन के 5 बज रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं गहरी नींद में चली गई। मैं वैसे तो साड़ी ही पहनती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से ज़्यादा गर्मी होने के कारण मैं शलवार कमीज़ ही पहन रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से शराबोर हो चुका था और मैं अपने कमरे में आकर पंखे के नीचे लेटी हुई थी। करीब 1 डेढ़ घंटे बाद मैंने महसूस किया कि कोई मुझे अजीब तरह से हाथ लगा रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ और सपने में मैं अपने पति के साथ हूँ, लेकिन फिर मैं एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी और अपने कपड़े ठीक करने लगी। मैंने देखा कि मेरे ससुर जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं। मैं उन्हें देखकर चौंक गई। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ बाबूजी, आपको मुझसे कोई काम था क्या? मेरे ससुर जी बोले, बहू, मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। मैंने तुम्हें बहुत बार आवाज़ें लगाईं, पर शायद तुमने सुना ही नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारे कमरे में आ गया। यहाँ मैंने देखा कि तुम आराम से सोई हुई हो, तो मैंने सोचा कि सोई हुई बहू को क्यों उठाना, मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। पर इतने में तुम जाग गईं। इन शब्दों में ससुर जी ने अपनी सफाई दी तो
मैं झट से बेड से नीचे उतरी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपना दुपट्टा अपने सर पर लेकर कहा, बाबूजी आप अपने कमरे में जाइए, मैं वहीं पर चाय लेकर आती हूँ। मेरा इतना कहने से उनका दिल टूट गया था। फिर वो अपने कमरे में चले गए। करीब 15-20 मिनट बाद मैं उनके कमरे में एक कप चाय लेकर गई। मैं उनके कमरे में गई तो मैंने अंदर जाकर देखा कि ससुर जी अपने कमरे में बैठकर रो रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ बाबूजी, आप रो क्यों रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं तुरंत डॉक्टर को फ़ोन कर दूं? वो बोले, नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। बस आज मुझे तेरी सासू माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे आज उसकी बहुत कमी खल रही है। जब से वो चली गई है तब से मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं किससे अपने मन की बातें कहूँ। मैं भी एक इंसान हूँ और मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने दिल की सारी बातें किसी से कहूँ। अब मैं बच्ची तो नहीं थी जो मैं उनके इशारे को ना समझूं। मैं समझ रही थी कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी मैं उनके पास गई और मैंने उनसे कहा, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और अगर आपको कोई बात करनी हुआ करे तो आप मुझसे कर लिया करो। मेरा इतना कहना ही था कि उन्होंने मुझे गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। मुझे तो बड़ा ही अजीब लग रहा था और मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, पर फिर भी मुझे उन पर बहुत दया आ रही थी। और ससुर जी की इतनी उम्र भी हो चुकी थी कि हम उनकी दोबारा शादी भी नहीं करा सकते थे। अगर हम उनकी दूसरी शादी करा भी देंगे तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। हमें समाज से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इससे तो बेहतर यही है कि घर पर ही ये समस्या का कोई हल निकाला जाए। एक बार तो मेरे मन में आया कि अगर मैं ही ससुर जी को खुश कर दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और घर की बात घर में ही रहेगी। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उनका न्योता मन ही मन कबूल कर लिया था। फिर मैंने उन्हें नहाने को कहा और उनके कपड़े वगैरह निकाल कर उनको दे दिए। थोड़ी देर बाद वो नहाकर वापस आ गए। उन्होंने बनियान और नीचे टॉवल धोती की तरह लपेटा हुआ था। वो मुझे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और मैं भी उनकी इस हरकत से हल्का सा मुस्कुरा पड़ी थी। फिर अगले दिन जब मैं सुबह की चाय देने उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो शायद तौलिए को लपेटकर ही सो गए थे। मैंने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था और ससुर जी बनियान पहनकर सो रहे थे। उनकी इस हरकत से मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने उनसे कुछ कहा नहीं और चाय देकर वापस किचन में आ गई। करीब 1-1.5 घंटे बाद वो किचन में आए और मुझसे बोले, बहू ज़रा तेल गुनगुना करके मेरे कमरे में ले आओ और मेरे सर और बदन की मालिश कर दो। इस बार मुझे उनकी ख़राब नीयत पहले ही पता चल गई थी, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं एक कटोरी में तेल गरम करके उनके कमरे में ले गई और उन्हें बोला, बाबूजी ये तेल लीजिए और आप खुद ही लगा लो। मुझे आज बहुत सारा काम करना है और बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं। वो बोले, बहू सर पर तो मैं खुद ही लगा लूँगा, लेकिन पीठ पर मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा, इसलिए पीठ की मालिश तुम ही कर दो। इतना बोलकर वो अपने बेड पर पीठ के बल लेट गए। मुझे आज सुबह से ही उन पर बहुत गुस्सा था, लेकिन मैं फिर भी उनकी पीठ की मालिश करने लगी। करीब 10 मिनट बाद उन्होंने साइड बदलते हुए कहा, बहू तुम्हारे हाथ खराब हो ही गए हैं तो थोड़ी पेट की भी मालिश कर दो। मैं ना चाहते हुए भी उनकी हर बात मानती जा रही थी और अपने दोनों हाथों से उनकी मालिश कर रही थी। मैं यही सोच रही थी कि काश आज सासू माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। मेरा इन 6 दिनों में विकास के बिना इतना बुरा हाल हो गया है तो ससुर जी सासू माँ के बिना कैसे रहते होंगे। मैं इसी सोच में इतनी डूबी हुई थी और सब कुछ वही छोड़कर अंदर भाग आई थी। थोड़ी देर बाद ससुर जी भी मेरे कमरे में आ गए और बोले, क्या हुआ बहू, तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? क्या तुम्हें विकास की याद आ रही है? क्या तुम्हारा उसके बिना दिल नहीं लग रहा है? तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। तुम्हें जिस चीज़ की भी कमी होगी वो मैं तुरंत पूरी कर दूंगा। मैं तुम्हें अपनी बेटी ही मानता हूँ और मैं तुमसे अपनी बेटियों की तरह ही प्यार करता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि तुम किसी भी तरीके से दुखी रहो। आखिर तुम भी मेरी लाडली बेटी हो। मैं उनके पैरों में गिर गई।
मैंने कहा, ससुर जी, मैंने आपको बहुत गलत समझा था। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इतने दिनों से यही सोच रही थी कि आप मुझ पर बुरी नज़र रख रहे हो और इसीलिए मैं आपसे दूरी बना रही थी। पर अब मैं समझ पा रही हूँ कि जब विकास को गए 5 दिन हुए हैं और मैं उसके बिना इतना परेशान हो चुकी हूँ, तो सासू माँ को मरे हुए तो पूरे 6 महीने गुजर चुके हैं। अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब से मैं आपकी हर तरह से देखभाल करूँगी और आपकी बेटी बनकर रहूँगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। आज मेरी चोरी पकड़ ली गई थी। दिल धक से धड़क कर रह गया था। वो सर उठाकर अपनी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखों से मुझे देख रही थी और मैं इस बात से लापरवाह कि रंगे हाथों पकड़ा गया हूँ। उसकी आंखों में डूब जाने की हद तक उसकी नज़र से नज़र मिलाए हुए था। मैं उसकी आंखों की जद से तब बाहर निकला जब उसने एक पल को अपनी पलकें झपकाई थीं। उस समय मेरी आंखें उसके गुलाबी होंठों और उसके संगे मरमरी गर्दन की राह से फिसलकर उसके उस जादुई हिस्से पर ठहर गईं, जैसे उठी हुई चोटियों ने किसी पर्वतारोही का रास्ता रोक दिया हो। इस समय वो ऊपर की तरफ देख रही थी, इसलिए यूं लगा कि किसी परी के ऊपर 2 उजले कबूतर बैठे हैं जो बस पंख फड़फड़ाकर उड़ना चाहते हैं। मेरी आंखें उन उजले कबूतरों के जोड़े में ही उलझी हुई थीं कि उसने मेरी आंखों की शरारत को पहचान लिया था और अगले ही पल अलगनी पर टंगे तौलिए से उसने अपने बदन को ढक लिया था। उस समय मुझे यूं लगा जैसे कबूतर किसी शिकारी की आहट पर अपने दरबे में दुबक गए हों। दुबक तो मैं भी गया था। 16 साल के मेरे मन ने समझ लिया था कि तूफान आएगा और इसी तूफान के डर से मैं तमाम दिन डरा सहमा अपने कमरे में दुबका रहा। दिन ढल के शाम हो चुकी थी और तूफान ने अब तक दस्तक नहीं दी थी। रात का अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका था। मैंने देखा कि वो दीदी के साथ घर आ गई थी। सच पूछो तो मैं उसका इंतज़ार भी करता था। इंतज़ार तो आज भी कर रहा था, पर उसे देखते ही मेरा दिल धड़क गया था। ट्यूबलाइट की दूधिया रोशनी में उसकी पहनी हुई सफ़ेद उजली शर्ट उसकी गोरी रंगत में 4 चांद लगा रही थी और रात के अंधेरे की कालिमा उसकी पहनी हुई काली शलवार से आंखें लड़ाकर उसकी जुल्फ़ों की काली रंगत से इजाफा कर रही थी। ऋषि, ज़रा एक गिलास पानी तो पिलाना। जब उसने ये कहा तो मेरा ध्यान टूटा। पानी देते समय जब उसकी उंगलियां मेरे हाथ से टकरा रही थीं, तब मेरे दिल में ये सोच बुलंदी पर थी कि अब वो मेरी दीदी के सामने ही मुझसे मेरी चोरी का जिक्र करेगी। पर उसने ऐसा नहीं किया और थोड़ी देर में वो चली गई। बीए फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देकर वो अपने मामा के घर गर्मियों की छुट्टियां बिताने आई थी। मेरे और उसके मामा का घर बिल्कुल अगल बगल में था। वो 20-21 साल की एक गोरी छरेरी और खूबसूरत लड़की थी। उसका नाम पूजा था। पूजा के मामा के घर बाथरूम नहीं था, इसलिए वो नहाने के लिए मेरे घर आ जाया करती थी। एक दिन जब वो बाथरूम में थी, मैं अपने बेचैन दिल के साथ टहलते हुए छत पर पहुंच गया। छत पर टहलते हुए मेरी नज़र बाथरूम की छत के उस हिस्से पर पड़ी जिसे पापा ने दूसरी मंजिल पर पानी ले जाने के लिए नल का इंतज़ाम करवाने के लिए ठीक किया था। इस समय वो हिस्सा एक टीन के टुकड़े से ढका था। मैंने धड़कते दिल से घुटनों के बल बैठकर टीन के टुकड़े को हल्का सा एक तरफ सरका दिया। मेरी नज़रों ने नीचे बाथरूम में झांका तो मुझे यूं लगा जैसे बाथरूम में कमल का फूल खिला हो। फिर तो ये मेरा रोज़ का मामूल हो गया था। उधर पूजा मलमल कर नहाती रहती और इधर मैं उसके रूप सागर में डूबा रहता। पर आज वो कुछ देर से आई थी। मैं तो उसका इंतज़ार ही कर रहा था। उसके बाथरूम में जाने के कुछ देर बाद मैंने छत पर जाकर टीन को सरकाया और तभी सूरज की रोशनी 1000 वाट के बल्ब की तरह बाथरूम में कौंधी। पूजा ने चौंक कर रोशनी आने के रास्ते को देखा तो वहाँ पर मुझे बैठा पाया।
मेरी चोरी आज उसके सामने थी, पर अब तक उसने इसका जिक्र किसी से नहीं किया था, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं। एक शाम को मैं घर पर अकेला कुछ लिख रहा था। लिखते लिखते अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे सामने कोई बैठा है। नज़रें उठाई तो सामने पूजा थी। क्या लिख रहे हो? पूछते हुए उसने वो कागज़ अपनी ओर खींच लिया। उस कागज़ के टुकड़े पर मैंने क्या लिखा था, सिवा उसके नाम पूजा के। पूजा ने तह करके वो कागज़ अपनी स्कर्ट की जेब में रख लिया और फिर मुस्कुराकर बोली, हमें भी वो जगह दिखाओ जहाँ से तुम हमें देखा करते थे। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़क उठा था। वो छत की तरफ जाने वाले जीने की तरफ चल दी और मैं उसके पीछे। खिलते तारों की उस रात को हम दोनों एक दूसरे की बाहों में। पूजा भले ही मुझसे बड़ी थी, पर वो भी जिस्मानी संबंधों से अनजान ही थी। और मेरी तो बात ही क्या, मैंने तो 16 ही सावन देखे थे। खुले आसमान तले हम एक दूसरे को पाने को उतावले थे, पर हमारी नादानी हमारा इम्तिहान ले रही थी। मुझे अपने सीने में भींच कर पूजा बोली, ऋषि। उसके होंठों से निकले मेरे नाम की गर्मी ने कामयाबी की राह मजबूत कर दी थी। थोड़ी देर बाद मैं पूजा का हाथ पकड़कर नीचे आ गया। मेरा हाथ छुड़ाकर वो जाते हुए बोली, ऋषि एक काम करना। मैंने पूछा, क्या? छत पर पड़े खून की बूंदों को पानी से साफ कर देना। इतना कहकर वो तो चली गई और मैं हाथ में बाल्टी लेकर छत की ओर चल दिया। पूजा उस रात के बाद फिर मुझे दिखाई न दी। उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई थीं। मैंने कई दिन की तड़प के बाद अपने दिल को तसल्ली दी कि वो जब अगले साल गर्मियों की छुट्टियां बिताने आएगी तो जी भर के उससे बात करूंगा, उसे आगोश में भरूंगा। मगर मेरे लाख इंतज़ार के बाद वो फिर कभी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए हमारे गांव नहीं आई। मैं अपनी टीनेज में एक लड़की की तरफ आकर्षित हुआ। उसके जिस्म को मैंने हासिल किया था। मैं जब भी तन्हा लेटता मुझे लगता कि मैं किसी हसीना के जिस्म से लिपटा हुआ हूँ। मेरी नस नस काम ज्वर से जल उठती। मैं बेचैन हो जाता। मैं कोशिश करता कि रात में अकेला ना रहूं, बस इसलिए दोस्तों के साथ देर रात तक घूमा करता। ऐसे ही एक रात मैं पास के एक गांव की महफिल में पहुंच गया, जहां तवायफें अपने हुस्न के अजब समा बांध रही थीं। लोग उनके थिरकते कदमों की लय पर वाह वाह कर रहे थे। मेरी नज़र भी ऐसे ही थिरकते एक जोड़े पाँव पर टिक गई थी। वो एक मेरे उम्र की सुंदर नैन नक्श वाली तवायफ थी, जिसे लोग गुंजा के नाम से पुकार रहे थे। जब तक गुंजा उस गांव में रही, मैं रोज़ उसकी महफिल में हाजिर होता रहा। मेरी इस हाजिरी को यकीनन उसने तवज्जो दी थी, और ये तवज्जो इतनी गहरी थी कि एक रात जब वो रक्स की महफिल के बाद कमरे में आराम कर रही थी तो मैं उसके पास पहुंच गया और उसने मुझे देखते ही अपने पास लेटी दूसरी तवायफ को बाहर जाने का इशारा करके मेरी तरफ अपनी मरमरी बाहें फैला दी। जिस काम जुअर को पूजा ने मेरे शरीर में जगाया था, उसे मैं गुंजा की बाहों में शांत करने लगा। यहाँ तक कि जब वो अपने गांव गई तो मैं अपने एक दोस्त के साथ वहाँ भी जा पहुँचा, और वहीं पर मैंने शालू को देखा। शालू गुंजा की छोटी बहन थी और उससे भी ज़्यादा हसीन। शालू को देखने के बाद जब मैं गुंजा के साथ लेटता तो मुझे लगता कि मैं शालू के साथ लेटा हूँ। शालू के प्रति मेरी आकर्षित निगाहों को शायद गुंजा और उसकी माँ ने समझ लिया था, इसलिए वे दोनों गाहे बगाहे मुझे शालू से दूर करने की हिदायत कर रही थीं। शालू अब मेरे ख्वाबों में आने लगी थी। इसी बीच मुझे लखनऊ के एक कॉलेज में बीटेक में एडमिशन मिल गया। लखनऊ जाने से पहले मैं शालू को पाना चाहता था, उसकी गोद में सर रखकर सोना चाहता था। अपनी इसी सोच के लिए मैं उस रात गुंजा के घर जा पहुंचा। एक बड़ी महफिल उस रात गुंजा के घर सजी हुई थी। मुझे देखकर गुंजा मुस्कुराकर उठी, मेरे पास आकर बोली, आओ ऋषि बैठो। मैंने पूछा, गुंजा ये महफिल, ये इतने लोग किस लिए हैं? शालू के लिए। इतना कहकर वो मुस्कुराई। मैं समझा नहीं। शालू का नाम आते ही मैं उतावलेपन से बोला, आज उसकी नथ उतराई है। गुंजा मेरे करीब आकर
मेरी कमीज के बटन खोलते हुए बोली। नथुतराई कोठे की इस भाषा से मैं अब तक बखूबी परिचित हो चुका था और अच्छे से इसका मतलब भी जानता था। मैंने एक झटके से गुंजा को अपने से परे को ढकेल दिया। जमीन पर गुंजा के गिरने की आवाज़ सुनकर वहां पान चबाते हुए उसकी माँ भी आ गई। जमीन पर गुंजा को गिरा हुआ देखकर वो हाथ नचाकर बोली, ये क्या हो रहा है? मैं भी तनिक तेज आवाज में बोला, मुझे शालू से दूर रहने की हिदायत देकर तुम लोग उसकी नथ उतराई की रस्म कर रहे हो। हाँ तो तुम्हें एतराज करने का क्या हक? गुंजा की माँ एक कोने में रखे पीकदान में पान की पीक थूकते हुए बोली, मैं शालू को चाहता हूँ। तुम शालू को नहीं बल्कि उसके जिस्म को चाहते हो जिसकी कीमत किसी ने 25,000 रुपये दी है। सौदा हो चुका है। सौदा? मैं तनिक रोब से बोला, एक मासूम लड़की का सौदा करके तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बात सुनकर वो अधेड़ औरत बिफर गई। न जाने कितनी बातों की बौछार उसने मुझ पर कर दी। बस मुझे उसकी आखिरी बात याद रही, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे लोग यहाँ आकर घुटनों पर बैठकर हमारे पैर चूमते हैं। वहाँ से निकलते हुए मैंने कहा, तुम्हारे पैर चूमे हमारा जूता। मेरी बात सुनते ही वो दहाड़ कर बोली, एक दिन किसी हम जैसी के पैर तू भरी महफिल में छुएगा। उस दिन मुझे याद करना। वो चिल्ला रही थी। उसके वो शब्द पिघलते हुए शीशे की तरह मेरे कानों में उतर रहे थे। मैंने पलटकर भी नहीं देखा और तेज कदमों से मैं वहां से चला गया। लखनऊ शहर ने मेरे जवान होते जिस्म में अंगड़ाई भर दी थी। जिधर देखो उधर खूबसूरती बिखरी पड़ी थी। अब मैं 20 साल का सजीला नौजवान था जो लखनऊ के एक मशहूर कॉलेज से बीटेक कर रहा था। मैं पढ़ने में तो बचपन से ही होशियार था और इसी वजह से क्लास में मेरी धाक बैठ गई थी। लड़के और लड़कियां सब मेरी तरफ आकर्षित थे, पर मैं सिर्फ लड़कियों की तरफ आकर्षित था। जब खूबसूरत लड़कियां स्लीवलेस टॉप और स्किन टाइट जीन्स पहनकर खूबसूरती की गुड़िया बनकर मेरे सामने आती और होंठों पर मुस्कान लाकर हाय ऋषि कहती, तो मेरा दिल बल्लियों उछल जाता। मेरे मन और शरीर में जो जुअर पूजा ने भरा था वो ना तो उतरा था और ना ही गुंजा और उसकी माँ का दिया हुआ दर्द कम हुआ था, बल्कि यूं कहें तो और ज़्यादा उफन गया था। लगातार 2 साल तक क्लास में टॉप आकर मैंने अपनी धाक पूरे कॉलेज में बैठा ली थी। अब न सिर्फ मेरी क्लास की बल्कि पूरे कॉलेज की कई लड़कियां मेरी दोस्त थीं। उनमें से कई लड़कियां अपनी मर्जी से तन्हाई में मेरे करीब आकर मेरे साथ हम बिस्तर हुई थीं। वो खिलते गुलाब के ताज़ा फूल की तरह थीं। मुझसे 2 साल जूनियर संध्या चौधरी उस खिलते गुलाब के आसपास मैं अपनी आदत के मुताबिक मंडराने लगा था। बहुत जल्द मैंने संध्या से अपनी दोस्ती और फिर प्यार का इजहार किया, जिसे उसने शर्मा कर कबूल कर लिया था। हाँ, ये सच था कि मुझे संध्या से प्यार हो गया था और जल्द ही हमारे प्यार के अफसाने सारे कॉलेज में चर्चा की बात हो गए थे। संध्या भी अपना पूरा प्यार मुझ पर उड़ेल रही थी और ये उसके प्यार का ही असर था कि मैं अब उससे मिलने के बाद किसी दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर नहीं गया था। भले ही संध्या ने मुझे प्यार सिखा दिया हो, पर मेरे जिस्म को दिया गया पूजा का जुअर उतरा नहीं था और इस जुअर ने उस दिन अपना असर दिखाया जब संध्या दोपहर की तन्हाई में मुझसे मिलने मेरे कमरे पर आई थी। आज उसने ब्लैक कलर के रंग का कुर्ता पहना हुआ था जिस पर रेड कलर के गुड़हल की पत्तियों की तरह बनावट थी और उस कुर्ते के नीचे सफ़ेद शलवार। उसका गोरा बदन इस लिबास में उबल उबल पड़ रहा था। आज पहली बार संध्या मेरे साथ बिस्तर पर थी। उसके खूबसूरत जिस्म से होता हुआ मेरा हाथ उसकी शलवार तक पहुंचा ही था कि तभी मेरा हाथ पकड़कर वो बोली, नहीं ऋषि, ये नहीं। उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए मैं बोला, संध्या क्या हुआ, मुझसे प्यार नहीं करती क्या? नहीं ऋषि, ऐसी बात नहीं है। सच तो ये है कि बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं तुमसे। इतना कहकर उसने मेरा हाथ अपने सीने पर रख लिया था, लेकिन वापस से मेरा हाथ फिर से उसकी शलवार तक पहुँच गया था। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर जिस्मों में दूरियां क्यों? संध्या बोली, जिस्मों में दूरी इसलिए क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई है। फिर मेरे हाथ को उसने अपने सीने पर रखते हुए बोला,
मेरे प्यारे प्रेमी, जब तक आप हमारे पति नहीं बन जाते तब तक इसी से काम चलाओ। इतना कहकर संध्या खिलखिलाकर हंस पड़ी और मैं उसकी हंसी में डूब गया था। संध्या वो पहली लड़की थी जो मेरे साथ बिस्तर पर लेट कर भी उतनी ही दूर थी जितनी लड़की किसी मर्द के साथ बिस्तर पर बिना लेटे हुए होती है। भले ही मैं संध्या से टूटकर प्यार करने लगा था, पर पूजा के दिए जुअर से आज़ाद न हो सका। उस शाम संध्या के जाने के बाद इस जुअर ने अपना भयंकर रूप दिखाया और मैं इसे शांत करने के लिए जिस्म की तलाश करने लगा। इसी हाल में मुझे अपने दोस्त रतन मिला। मेरा चेहरा देखकर ही वो मेरी हालत समझ गया और मेरे कुछ कहने से पहले ही बोला, देख ऋषि, कॉलेज की किसी लड़की से कतई नहीं, वरना संध्या भाभी का दिल टूट जाएगा। फिर मैंने बेचैनी से पूछा, एक लड़की को मैं जानता हूँ जो यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही है, खूबसूरत इतनी कि अप्सरा भी शर्मा जाएं, अपने खर्चे के लिए कभी कभी किसी लड़के को बुला लेती है। एक बार मैं गया था, जन्नत का मज़ा मिला था। तू कहे तो मैं बात करूं, अगर उसे ज़रूरत होगी तो बुला लेगी। हाँ, थोड़ी उम्र में ज़्यादा है हमसे। मैं कुछ बोल ना सका, बस इसरार में सर हिला दिया। फिर रतन पास के पीसीओ में जाकर किसी से बात करता रहा। कोई 2-3 बार फ़ोन किया, फिर मेरे पास आकर एक आंख दबाते हुए बोला, चल उठ, जा तेरा काम हो गया। उसने बुलाया है। अगले ही पल उसने कागज़ पर उस लड़की का पता लिखकर थमा दिया और बोला कि पैसे लेकर जाना। दरवाजे पर लगी कुंडी मैंने 2-3 बार खटखटाई। उसके बाद जब दरवाज़ा खुला तो एक सांवली सी ठिगनी लड़की मेरे सामने खड़ी थी, होंठों पर सवाल लिए, किससे मिलना है? जी, जी, मैं हकला कर रह गया। वैसे भी सामने खड़ी लड़की को देखकर मैं मन ही मन रतन को 1000 गालियां दे चुका था। मुझे हकलाते हुए देखकर वो गुस्से से बोली, ओह, ये लड़की बाज नहीं आने वाली। फिर वो चिल्लाकर बोली, ओए बाहर आ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। जाते जाते उसने दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। मुझे अभी कमरे में खड़े 1-2 मिनट ही हुए थे कि अपने गीले बालों को तौलिया से सुखाते हुए वो आ गई। जैसे ही उसने बाल पीछे करके सर उठाकर मुझे देखा, मेरे मुंह से निकला, पूजा। कुछ पल वो मुझे खामोश खड़ी निहारती रही, फिर दौड़कर मुझे गले लगाकर बोली, ओह ऋषि, तुम हो? हाँ, मैं हूँ। मैं उसे अपने से परे ढकेलते हुए बोला। पूजा वापस आकर मेरे गले से लगते हुए बोली, ऋषि, कितने दिनों बाद हम देख रहे हैं आपको, यकीन ही नहीं होता। यकीन तो मुझे भी नहीं होता पूजा कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। किस हद तक ऋषि? ओह, ये तुम क्या कह रहे हो? आज कितने दिनों बाद मिले और ये क्या बातें करने लगे? वही बातें पूजा जो करनी चाहिए। तुम अपने जिस्म का जुअर उतारने के लिए उस जिस्म को मर्दों के आगे बेचती हो। क्या इसे गिरना नहीं कहते? ऋषि, तुम समझ नहीं रहे। तुम्हें कैसे कहें कि ये पढ़ाई, ये पीएचडी, इसमें कितने पैसे लगते हैं? ये सब कहाँ से आता, जबकि घर वाले मेरे शादी बीए के बाद ही कर देना चाहते थे। पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इस तरह से पूजा, मैं उसके कंधे झकझोरते हुए बोला। यूं गंदगी में गिरकर तुम खड़ा होना चाहती हो? कुछ बनना चाहती हो? क्या बनना चाहती हो तुम? मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए पूजा बोली, ऋषि, ये ठीक है कि ये रास्ता गलत है। मैं मानती हूँ कि मेरे जिस्म को कई मर्दों ने हासिल किया है, पर कोई लड़की उस शख्स को नहीं भूलती जिसने उसे पहली बार पाया हो। ऋषि, तुम ही वो हो जिसने मुझे पहली बार पाया था। ऋषि, तुम अब तक मेरी सांसों में बसे हुए हो। मैं वो पल नहीं भूली जब तारों की रोशनी में तुमने मेरे कुंवारेपन को हासिल किया था। मेरे हाथों को पकड़े वो और न जाने क्या क्या बोले जा रही थी, पर मैंने वो सब अनसुना करके उसे वापस अपने से परे धकेल दिया। वो अपने घुटनों पर सर रखकर सिसकने लगी थी। मैंने कहा, पूजा, मैं भी तुम्हें याद करता था। मैंने भी उस रात के बाद तुम्हारी राह देखी थी, तुम्हारा इंतज़ार किया था, पर तुम्हें आज यूं पाकर मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम तो वैश्या निकली, पूजा, वैश्या। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल खामोश मुझे देखती रही, फिर अचानक खड़े होकर बिखरते हुए बोली, ऋषि, मैं वैश्या हूँ? ठीक कहा।
पर तुम यहाँ एक वेश्या के घर क्या करने आए हो? तुम भी तो उतने ही गिरे हुए हो जितना मैं, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा। और अब मैं खुद को वेश्या कहने वाले को यहाँ एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इतना कहकर उसने मुझे धक्का देते हुए वहाँ से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। सच तो ये था कि पूजा ने आज मुझे आईना दिखा दिया था। पूजा के दिखाए गए आईने ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। मैंने खुद को बड़ी तेज़ी से बदल दिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई और संध्या को समर्पित था। बीटेक करके मुझे एक नौकरी मिल गई थी और मैंने संध्या के लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने के बाद शादी का ऐलान कर दिया। हम दोनों के घर वालों ने हमारी होने वाली शादी को मंजूरी दे दी थी, पर हमारे परिवार की एक परंपरा के मुताबिक थोड़ी सी अड़चन आ गई। मेरे ताऊजी के बेटे विवेक भैया, जो जन्म से हमेशा गांव से बाहर ही रहे थे, उन्होंने अब तक शादी नहीं की थी और परिवार की परंपरा के मुताबिक जब तक किसी बड़े की शादी ना हुई हो, छोटे की शादी नहीं हो सकती। पर यह अड़चन भी जल्दी ही ख़त्म हो गई थी। एक दिन विवेक भैया ने फ़ोन करके कहा कि उन्होंने लखनऊ में एक जूनियर वैज्ञानिक से शादी कर ली है, जो उनके ही डिपार्टमेंट में इस साल आई थी। विवेक भैया वनस्पति अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक थे। यूं बिना किसी को बताए शादी कर लेने से परिवार के लोग विवेक भैया से थोड़ा नाराज़ हुए। फिर स्वीकार करते हुए उन्हें बहू के साथ तुरंत घर आने की ताकीद की। हाँ, विवेक भैया के इस तरह शादी कर लेने से मैं बहुत खुश था। मेरा रास्ता जो अब साफ हो गया था। ये खबर मैंने संध्या को भी दे दी थी और उसने भी खुश होकर फ़ोन पर ही मुझे चूम लिया था। मैं और संध्या बाज़ार से भैया और भाभी के स्वागत के लिए जब गुलदस्ता लेकर घर पहुँचे तो विवेक भैया और भाभी घर आ चुके थे। लोग उनके स्वागत में बिजी थे। लोगों के मुंह से भाभी की खूबसूरती के कसीदे गढ़े जा रहे थे। मैंने भाभी को देखने की कोशिश की तो लोगों से घिरे होने की वजह से देख ही नहीं पाया। तभी विवेक भैया की नज़र मुझ पर पड़ी और वे चिल्लाकर बोले, आओ ऋषि, कैसे हो? आकर अपनी भाभी से मिलो। भाभी से मिलने की खुशी में मैं तेज़ी से आगे बढ़ा, पर जल्दी ही ठिठक कर खड़ा हो गया। पूजा। मेरे होंठ हल्के से हिले, शरीर पूरी तरह से कांप कर रह गया। हाथ में पकड़े हुए गुलदस्ते को मेरे हाथ से लेते हुए विवेक भैया बोले, ये तो मेरे लिए है, अब बोल अपनी भाभी को क्या दोगे? तभी माँ ने कहा, चलो ऋषि, भाभी के पैर छूकर आशीर्वाद लो और देख तो विवेक किस खूबसूरत लड़की को हमारी बहू बनाकर लाया है। मैंने खामोश होकर पूजा की तरफ देखा तो उसने हल्के से बाईं आंख दबा दी। मुझे खड़ा देखकर मेरी बहन ने हल्के से धक्का मार के कहा, भैया अब जल्दी पैर छूकर यहाँ से हटो। और भी लोग लाइन में लगे हैं भाभी से मिलने के लिए। पूजा के रूप में भाभी को देखकर सब बहुत खुश हो रहे थे। मैं ना चाहते हुए भी आगे बढ़ा और झुककर अपने हाथ की उंगली को पूजा के पैर पर टिका दिया। पूजा के पैर छूते ही मुझे लगा कि वो ज्वर मेरे शरीर से उतर गया जो कभी पूजा ने मेरे शरीर को छू कर दिया था। मैं पलटकर जब वहाँ से हटा तो मेरे कानों में ये शब्द गूंज उठे कि एक दिन किसी हम जैसी के पैर तू भरी महफिल में छुएगा। उस दिन मुझे याद करना। आज मुझे गुंजा की माँ याद आ गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक लड़की रोज़ मुझसे पिज़्ज़ा मंगवाती। एक रात जब मैं पार्सल देने गया तो बारिश शुरू हो गई। वो कहने लगी, अंदर आ जाओ ना, बारिश रुक जाए तो चले जाना। मैंने इनकार कर दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, तुम पूरे भीग चुके हो, अंदर आ जाओ। वो भी पूरी भीगी हुई थी। उसका लिबास बदन से चिपका हुआ था। करीब आकर कहने लगी, मुझे बारिश से बहुत डर लगता है, मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। इतना कहकर वो मेरे सीने से लग गई। अचानक बिजली के कड़कने से उसने मुझे और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया था। मैं भी इंसान था, कोई फरिश्ता नहीं था। अपने जज्बातों को रोक नहीं पाया। मैंने उसे गोद में उठाया और उसके कमरे में लेकर गया और फिर मैंने उसके एक एक करके सारे कपड़े। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी।
मैं एक डिलीवरी बॉय था। सुबह से शाम तक मेरा बस यही काम था। मोटरसाइकिल में यूं चलाता था जैसे पायलट जहाज उड़ाता है। मोटरसाइकिल पर मेरी स्पीड बहुत तेज थी। जहां दूसरे डिलीवरी बॉय दिन में 5-6 ऑर्डर पूरे कर पाते थे, मैं 10 से 12 ऑर्डर कर चुका होता था। वैसे तो हम जैसे लड़कों का एक ही रोना होता है, बेरोजगारी और गुर्बत। लेकिन उस पर भी मेरी शक्ल सूरत बहुत ही खूबसूरत थी। बस डिलीवरी बॉय का अगर यूनिफॉर्म न पहनता तो लड़कियां मुझ पर फिदा हो जाती। आज भी मैं उसी घर के सामने खड़ा था जो पिछले 1 महीने से हर दूसरे दिन मुझसे कुछ न कुछ मंगवाती रहती थी। काफ़ी खूबसूरत लड़की थी। मेरे आने से पहले ही अपना दरवाज़ा खोल कर खड़ी हो जाती। जैसे ही मेरी बाइक खड़ी होती, उसके चेहरे पर एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट सज जाती थी। मैं उसका सामान उसके हवाले करता और वो मुझे एक खूबसूरत मुस्कुराहट से नवाज देती। साथ ही मुझे पैसे पकड़ा देती। मैं थैंक यू मैम कहकर वहाँ से चला जाता। पिछले 3 महीने से यही सिलसिला जारी था। कभी पिज़्ज़ा, कभी बर्गर, कभी दूसरा सामान वो मुझसे मंगवाया करती थी। मेरा फ़ोन नंबर उसने उस वक्त लिया था जब इत्तेफाक से दूसरी बार उसका ऑर्डर मैं उसके घर पर देने गया था। कहने लगी, हर बार एक नया डिलीवरी बॉय आता है और मेरे घर का रास्ता उसे याद ही नहीं होता। कई कई घंटे मुझे उसे समझाने में लग जाते हैं कि दाएं जाने मुड़ जाओ, सीधा सीधा आओ, ब्लैक कलर का गेट है, वहाँ रुक जाओ। लेकिन कम वक्त को घर का रास्ता ही नहीं मिलता तो मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें बुला लिया करूँगी। फिर अपनी आंख दबाकर मुझसे धीरे से कहने लगी, तुम्हारी मेहनत से 100 रुपये ऊपर दूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल ठीक है। मेरा घर भी उस लड़की के घर के करीबी इलाके में ही था। मैंने सोचा कि इस तरह से मुझे कम पैसों में सामान भी करीब ही छोड़ना पड़ेगा, पैसे भी ज़्यादा मिल जाया करेंगे। और वो लड़की बेहद खूबसूरत थी और अदाएँ भी बहुत दिखाती थी। मैं दिल फरेब किस्म का इंसान तो नहीं था, लेकिन जब सामने वाला खुद अपना आपा पेश करने वाला हो तो फिर मुफ्त की शराब तो कारी को भी बुरी नहीं लगती। 3 महीने तक मैं उस खूबसूरत हसीना को मुख्तलिफ चीज़ें देने जाता रहा, लेकिन उससे बात भी हो जाती थी। अब वो मुझसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी। सर्दियों की रातें थीं। उसने एक रात मुझे कॉल की। उस वक्त मैं घर पहुंचा ही था। खाना खाकर अपनी चारपाई सहन में बिछाई, उस पर लेट कर रजाई में घुस गया। छोटी बहन से कहा कि 1 कप चाय बना दो। रजाई में घुसकर मैं गरम गरम चाय के घूंट भर रहा था जब उस लड़की की कॉल आ गई। मैंने वक्त देखा, रात का 1 बज रहा था। मैंने बेजार सी शक्ल बनाई कि अब ये इस वक्त मुझसे कुछ न कुछ मंगवाएगी। मैंने फ़ोन उठाया तो वो चहकती हुई आवाज़ आई। कहने लगी, काशिफ, पिज़्ज़ा खाने को दिल चाह रहा है, प्लीज़ पिज़्ज़ा लाकर दे दो ना। मैंने कहा, वक्त देखा है आपने, इतनी सर्दी हो रही है। मैं इस वक्त रजाई में घुसकर बैठा हूँ और गरम गरम चाय पी रहा हूँ। आप मुझे बताएं, ऐसे हालात में आपको लगता है कि मैं अपनी रज़ाई छोड़कर, अपनी चाय छोड़कर आपके लिए पिज़्ज़ा लेकर आऊँगा? जितनी वो मुझसे बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी, मैं उससे हंसी मजाक में ऐसी बातें कह देता था। कहने लगी, बहुत भूख लगी है, मेरे घर पर आज भिंडी बनी है और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने सुबह का बस नाश्ता किया हुआ है। अगर तुम मुझे पिज़्ज़ा ला दो तो मैं तुम्हें डिलीवरी चार्जेस के अलावा 100 रुपये दूंगी। मैंने कहा, मैं सिर्फ 100 रुपये की खातिर अपनी रज़ाई नहीं छोड़ सकता। मेरी बात पर वो हंसने लगी। कहने लगी, चलो 200 दे दूंगी। चलो 400 ले लेना। मैंने कहा, ठीक है, आ रहा हूँ। कहने लगी, सो स्वीट ऑफ यू। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसके ऐसे जुमले अक्सर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसके घर जाऊंगा तो आज मुझ पर एक बम धमाका होने वाला है। मैंने कहा, काशिफ मियाँ, हटाओ ये रज़ाई और जाकर अपनी जान को पिज़्ज़ा देकर आओ। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, दुबली पतली सी, स्मार्ट सी, बाल भी लंबे थे, क्योंकि अक्सर बाल खोलकर ही वो दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। मेरे लिए तैयार भी होती थी। मुझे लग रहा था जैसे वो मुझे पसंद करने लगी है, लेकिन थी मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा कि मोहब्बत कहाँ तख्तो ताज देखती है, इतनी भी अमीर नहीं है। हाँ, ये है कि मुझसे बेहतर है।
मैं तो एक छोटे से इलाके का रहने वाला एक गरीब सा इंसान था। अपने माँ बाप का वाहिद सहारा था। मेरे वालिद की मोहल्ले में नाई की छोटी सी दुकान थी, लेकिन मुझे उस काम से शुरू से चिढ़ थी। अब्बू तो कहते थे कि मेरे साथ दुकान पर हजामत किया करो, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे ये काम नहीं करना। 3 बहनें थीं घर में, सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक कमरे में अम्मी और अब्बू सोते थे, दूसरे में मेरी बहनें। इसलिए मुझे बस एक सहन ही मिला हुआ था, जहाँ पर अम्मी चरपाई बिछा देती थी और मैं अपनी सर्दियाँ गर्मियाँ वहीं गुजारता था। अम्मी की कमेटी खुली तो अम्मी ने मुझे बाइक दिला दी और फिर मैंने डिलीवरी बॉय बनना पसंद किया। मैंने चाय का खाली कप साइड पर रखा, रज़ाई से उठकर अपनी जैकेट पहनकर तैयार हो गया। मेरी जेब में 1000 का नोट मौजूद था। मैंने लार्ज साइज का पिज़्ज़ा लिया और रुबीना के घर के सामने जाकर उसे कॉल कर दी। वो कहने लगी, हाँ बस आ रही हूँ। मैं बाहर खड़ा बार बार घड़ी देख रहा था, लेकिन 10 मिनट हो गए वो नहीं आई। दोबारा मैंने कॉल की तो फ़ोन नहीं उठाया। सर्दी की शिद्दत आज बहुत ज़्यादा थी। मैंने अपने दोनों हाथों को रगड़ा, मुंह से फूंक मारकर उन्हें गर्म करने की कोशिश करने लगा। मेरे मुंह से भी धुआं सा निकल रहा था, होंठ भी सर्दी के मारे कँप-कँपा रहे थे। मैं चाह रहा था वो जल्दी से आए और अपना पिज़्ज़ा ले और मैं अपने घर जाऊं। न जाने बेचारी को कितनी भूख लगी होगी। वो नहीं आई तो मैं अपनी बाइक से उतरा, पिज़्ज़ा लिया और डोर बेल बजा दी। कुछ ही देर में जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने एक बड़ी उम्र का शख्स खड़ा हुआ था, जो मुझे बड़े गुस्से से घूर रहा था, और रुबीना डरी सहमी उस बुढ़े के पीछे खड़ी थी। वो कहने लगा, क्या बात है, कौन हो तुम? मैंने एक नज़र रुबीना की तरफ देखा, फिर मैंने कहा, जी मैं डिलीवरी बॉय हूँ, पिज़्ज़ा मंगवाया था ना आपने? वो कहने लगा, किसने मंगवाया था पिज़्ज़ा? रुबीना पीछे खड़ी ना में सिर हिलाने लगी कि मैं ये ना बताऊं कि पिज़्ज़ा रुबीना ने मंगवाया था। मैंने उसका मकान नंबर देखा और अगले घर का मकान नंबर बोल दिया। वो कहने लगा, ये हमारा मकान नंबर नहीं है, जाओ यहाँ से। मैंने कहा, मैं उनसे पूछ चुका हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने मंगवाया है। मैंने कहा, देखो मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, शायद मेरे साथ किसी ने शरारत कर दी है। मैं ये पिज़्ज़ा अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसने भी ये पिज़्ज़ा मंगवाया है उसने शायद गलत एड्रेस दे दिया है, इसलिए अगर आप रख लें तो मेरे पैसे बच जाएंगे। मैंने बड़ी मासूम सी शक्ल बनाई। मैं चाहता था कि रुबीना पिज़्ज़ा खा ले, क्योंकि उसने सुबह का नाश्ता किया हुआ था। वो शख्स कुछ देर तो मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, कितने का है? मैंने कहा, 1000 का। उसने जेब से 1000 रुपये दिए और पिज़्ज़ा लेकर अंदर चला गया। मैंने सुकून का सांस भरा। इससे पहले कि मैं बाइक की जानिब पलटता, मुझे उस घर से शोर की आवाज़ आई। वो शख्स रुबीना से कहने लगा कि शुक्र करो वो लड़का किसी और का ऑर्डर लाया था, लेकिन अगर मुझे ये पता चला कि तुमने मंगवाया है तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। घर की बहू बेटी दरवाजे पर गैर मर्दों से चीज़ें मंगवाए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मेरे घर की बहू हो, मेरे घर की इज्जत हो। अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं राशिद को फ़ोन करके दुबई से बुलवा लूँगा और तुम्हारे मायके में जाकर तुम्हारी शिकायत लगाऊँगा। पकड़ो ये पिज़्ज़ा, मैं तो ये नहीं खाता। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा गया था। तो क्या रुबीना शादीशुदा थी? ये सोच कर तो मेरा दिल बुझ सा गया था। मैंने रुबीना के हवाले से ख्वाब अपनी आंखों में सजा लिए थे। उस शख्स की बात को सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो रुबीना का ससुर है और नहायत ही सख्त मिजाज है, और वो बेचारी न जाने कैसे ज़िंदगी गुजार रही है। शायद उसका शौहर बैराने मुल्क में रहता है। तभी वो अंकल कह रहा था कि राशिद को बुला लूँगा, तुम्हारी शिकायत लगा दूँगा, तुम्हारे मायके में शिकायत लगाऊँगा। मेरा दिल रुबीना के लिए हमदर्दी के जज्बात से उभरने लगा था। अगले रोज़ रुबीना की कॉल आई। कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे ससुर के सामने मेरी इज्जत रख ली। मैंने कहा, क्या तुम शादीशुदा हो? कहने लगी, हाँ, बस मेरी किस्मत ख़राब थी जो मैं इस घर में शादी करके आ गई। मैंने कहा, तुम्हारा शौहर तुम्हें सपोर्ट क्यों नहीं करता? कहने लगी, वो दुबई में रहता है, कई महीने में वापस आता है और आ भी जाए तो अपने माँ बाप के सामने नज़रें नहीं उठा सकता, तो वो मुझे क्या सपोर्ट करेगा?
मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ और अफसोस भी। वो कहने लगी, तुम नहीं जानते मैं कैसी तंगी और तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। ये थोड़े बहुत पैसे मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जमा करती हूँ ताकि अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूँ। वरना राशिद जितने भी पैसे भेजता है वो सब मेरे ससुर के पास होते हैं। उसकी ये बात सुनकर मुझे दुख होने लगा था। मैंने कहा, तुम्हें जब भी कुछ खाना हो मुझे बता देना, और ये भी बता देना कि तुम्हारा खड़ूस ससुर घर पर नहीं होता, तब मैं तुम्हें देने आया करूँगा। वो कहने लगी, पता नहीं मैंने तुमसे अपने दिल की बात क्यों कह दी। मुझे तुमसे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थीं। तुम मेरे लगते ही क्या हो। उसकी दुख भरी आवाज़ सुनकर मेरा दिल लाचारगी से धड़का था। एक बार रात के 12 बजे रुबीना का फ़ोन आया। कहने लगी, मेरे घर पर कोई नहीं है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ तुम मेरे घर आ जाओ ना। मैंने कहा, मैं कैसे तुम्हारे घर आ सकता हूँ, अगर तुम्हारा ससुर पीछे से घर में आ गया तो। वो कहने लगी, वो दोनों गांव गए हुए हैं, उनके किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है। मेरे घर पर कोई भी नहीं है, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। वो बेहद खौफज़दा थी और डर भी रही थी। मैंने कहा, तुम परेशान न हो, मैं बस अभी थोड़ी देर में आता हूँ। कुछ ही देर बाद मैं उसके घर के दरवाजे पर खड़ा था और वो दरवाज़ा खोले बदहवास सी खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर इत्मीनान भरी लहर दौड़ी। मैं उसके दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। उसने दरवाज़ा खोल दिया और मुझे अंदर बुलाने लगी। मैं ये सोच रहा था कि मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन वो बेहद खौफज़दा थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ अंदर आ जाओ। मैं अंदर चला गया। उसके बाद उसने मुझे लाउंज में बिठा दिया। कहने लगी, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं इतनी देर नहीं रुक सकता। मैं तो बस तुम्हें यही कहने आया था कि तुम अपने घर के दरवाज़ों को अच्छी तरह से लॉक करो और रात को कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि तुम घर में अकेली हो। वो कहने लगी, मैं आज तक कभी भी अकेली नहीं रही। ऐसा करो, तुम लाउंज में सो जाओ, मुझे ये तसल्ली तो होगी कि घर में कोई है। मैंने कहा, रुबीना, ये मुनासिब नहीं है। अगर खुदा न खास्ते तुम्हारे ससुर सुबह सुबह घर आ गए और उन्होंने मुझे देख लिया तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। वो कहने लगी, मुझे रात को बहुत डर लगता है। अभी हम ये सब बातें कर ही रहे थे कि बाहर बारिश की आवाज़ आने लगी। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया। मैं जैसे ही तेज़ कदमों से सहन की जानिब बढ़ा तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। रुबीना कहने लगी, ओहो, इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैंने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं घर चला जाऊंगा। मैं अभी ये कह ही रहा था जब ज़ोरदार बादल गरजने की आवाज़ आई। रुबीना डर के मारे मेरे सीने से लग गई। उसके इस बेइख्तियारी अमल ने मुझे फ्रीज़ करके रख दिया था। एक करंट की लहर थी जो मेरे पूरे वजूद में फैल गई। एकदम से मैं पीछे हटा। गुनाह का खौफ मुझे डराने लगा। मैंने कहा, रुबीना, तुम दरवाज़ा बंद कर लो, मैं घर जा रहा हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, रोने लगी, कहने लगी, मत जाओ, मुझे बारिश से बहुत खौफ आता है, मैं मर जाऊंगी। काशिफ, उसने मेरा हाथ थाम लिया। उस वक्त तक हम दोनों सहन में खड़े, दोनों भीग चुके थे। बारिश कम होने के बजाय और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। उसका टाइट लिबास बारिश की वजह से उसकी जीनत को जाहिर करने लगा था। मेरी नज़रों में बेताबी बढ़ने लगी। मैंने फ़ौरन से अपना पहलू बदला, नज़रें झुकाईं। मैं यहाँ से जाना चाहता था, वरना शायद खुद पर काबू खो बैठता। इसलिए मैंने रुबीना से अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन ऐन वक्त पर आसमान पर बिजली चमकी। बादल की गरज से रुबीना को कांपने पर मजबूर कर दिया। वो काशिफ कहती हुई मेरे पहलू के साथ लग गई। मैं भी इंसान था, कोई फरिश्ता नहीं था, और जहाँ मर्द और औरत अकेले हों वहाँ तीसरा शैतान मौजूद होता है। मेरी भी अकल उस वक्त काम करना छोड़ गई। बस दिल की धड़कनें थीं जो उस वक्त रुबीना के दिल के साथ धड़क रही थीं, क्योंकि वो मेरे सीने के साथ लगी हुई थी। उसने खौफ की वजह से अपने दोनों हाथ मेरी कमर से जकड़ रखे थे। ये कह रही थी कि मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझ पर बेखुदी सी छाने लगी। मैं उसे अंदर ले गया, कमरे का दरवाज़ा बंद किया, और फिर हमारे जज्बात पूरी तरह जाग उठे थे। शैतान हम पर हावी हो चुका था। रुबीना ने मुझे बस एक बार ही मना किया था,
लेकिन मैं मुकम्मल अपने होश खो बैठा था। मुझे होश उस वक्त आया जब मैं जिना जैसा गुनाह कर चुका था। मैं बुरी तरह से पछता रहा था। वो कहने लगी, काशिफ, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? मैंने तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए बुलाया था और तुमने, ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, देखो, जो कुछ हुआ है वो हादसाई तौर पर हुआ है। रात को बारिश बहुत तेज़ थी और फिर तुम खुद भी तो मेरे साथ लग गई थी। वो कहने लगी, मैं खौफज़दा थी, डरी सहमी थी। तुम तो मर्द थे, तुम्हें तो होशो हवास से काम लेना चाहिए था ना। मैं तो खौफ के मारे पनाह मांग रही थी, लेकिन तुमने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया। मैंने कहा, देखो, जो कुछ भी हो गया है उसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। तुम्हें मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था। वो कहने लगी, ठीक है, तुम समझो मेरा ही कसूर है, मैं ही गलत हूँ। उसने अपनी मासूम शक्ल बनाकर कहा। मैं वहाँ से वापस चला आया। मुझे अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होने लगी। मैं घर आया तो मेरी माँ मुझसे पूछने लगी कि तुम कहाँ पर थे। रात भर मैंने नज़रें चुराईं। मैंने कहा, अम्मी, रात को बहुत तूफ़ानी बारिश हो गई थी, इसलिए अपने दोस्त के घर रुक गया था। मेरी अम्मी कहने लगी, बारिश को रुके हुए 3 घंटे हो चुके हैं और रात की बारिश की पेश गोई तो 4 दिन पहले से ही कर दी गई थी। तुम्हें वक्त पर घर आ जाना चाहिए था। मैं रात भर तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। फ़ोन तो कर सकते थे कि दोस्त के घर पर सो गया हूँ। 100 फ़ोन किए तुम्हारी बहनों ने, लेकिन तुमने फ़ोन उठाने की भी जहमत नहीं की। मैं कमरे में चला गया। बहनों से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ, इसलिए वो कमरे से बाहर चली जाएं। वो कमरे से बाहर निकल गईं। मुझे अपने किए गए गुनाह का शदीद एहसास हो रहा था। मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं अब क्या होगा। मुझे रुबीना की भी बहुत फिक्र हो रही थी। उसके बाद ना तो रुबीना का कोई फ़ोन आया, ना मैंने उससे रब्ता किया। चंद दिन बाद रुबीना की कॉल आई। मैंने डरते डरते उठाई। कहने लगी, काशिफ, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जब से तुम गए हो मुझे बस तुम्हारा ही ख्याल परेशान कर रहा है। पता नहीं क्यों मैंने कहा, देखो, ये सब ठीक नहीं है, गुनाह है। वो रोने लगी। कहने लगी, मेरा शौहर मुझे अपने वालिदैन की देखभाल के लिए लाया है। उसने खुद तो परदेश में शादी कर रखी है, अपने बीवी के साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा है और मुझे यहाँ तन्हाई का अजाब झेलने के लिए छोड़ा हुआ है। मैं भी तो इंसान हूँ। रुबीना सिसकियों से रोते हुए ये सब कह रही थी। मुझे उस पर तरस आने लगा। कैसा खुदगर्ज शौहर था उसका। वो कहने लगी, बस मुझसे बात कर लिया करो, अपनी आवाज़ मुझे सुना दिया करो। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा दिल भी अब रुबीना की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगा था। जब भी दिन के वक्त वो अकेली होती मुझे बुला लेती, मुझे अपने कमरे में ले जाती, फिर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करती और मेरे करीब आ जाती। कई बार हम दोनों मोहब्बत के नाम पर गुनाह कर चुके थे। एक बार मैं अभी रुबीना के कमरे में ही था जब उसके घर का दरवाज़ा बजने लगा। डोरबेल भी बजने लगी। ये सुनकर हम दोनों के रंग उड़ गए। मैं फ़ौरन से रुबीना के कमरे में छुप गया। वो बुरी तरह से घबराई हुई थी। कहने लगी, मेरे ससुर होंगे। जैसे ही वो कमरे से जाते हैं मैं खिड़की से तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। मैंने कहा, ठीक है। मैं उसके कमरे के पर्दे के पीछे छुप गया। कुछ देर में कमरे का दरवाज़ा खुला। रुबीना के मुंह से राशिद का नाम सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। उसका शौहर दुबई से आया था। कहने लगा, मेरा सरप्राइज़ तुम्हें कैसा लगा रूमी? वो घबराई हुई थी। कहने लगी, बहुत बहुत अच्छा। उसका शौहर कहने लगा, अम्मी अब्बू कहाँ पर हैं? वो कहने लगी, वो तो किसी दोस्त से मिलने गए हैं। आप नहा लो, मैं आपके लिए खाने को कुछ लाती हूँ। उसका शौहर उसके साथ मोहब्बत करने लगा। कहने लगा, रुबीना, तुम्हारे बगैर मैंने कैसे ये वक्त गुजारा है, पहले मुझे ये तो बताने दो। रुबीना का सारा ध्यान मुझ पर था। बहुत डरी और खौफज़दा सी थी। अपने शौहर से अपना आपा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपनी बेताबियां दिखा रहा था। मेरे सामने उसने रुबीना के साथ अपना ताल्लुक़ कायम किया और मुझ पर क्या बीती ये मेरा दिल ही जानता है। मैं भी उससे मोहब्बत करने लगा था, इसलिए उसे उसके शौहर के साथ बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसका शौहर वॉशरूम जा चुका था। रुबीना मेरे पास आई। पर्दा हटाकर मुझसे कहने लगी कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ। मैंने कहा, रुबीना,
अपने शौहर से कहो दूर रहे, वरना मैं उसका खून पी जाऊंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हारे शौहर को भी नहीं। उससे कहो वो तुम्हें तलाक दे दे और रहे अपनी दूसरी बीवी के पास। मैं बेहद गुस्से में था। रुबीना का रंग उड़ा हुआ था। मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि अभी जाओ यहाँ से, मेरे शौहर ने तुम्हें देख लिया तो आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। मैंने कहा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये कहकर मैं उसके घर से बाहर निकल गया। उसके बाद रुबीना ने मुझे फ़ोन करना भी छोड़ दिया, लेकिन मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। जब भी ये ख्याल आता कि वो अपने शौहर, मुझे बेचैनी सी होने लगती। मैं रुबीना को ढेरों मैसेज करने लगा। उससे कहता कि मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। वो अब मुझसे बहाने करने लगी थी। मेरे दिल में अपनी मोहब्बत की आग लगाकर अब वो मुझसे दूरी इख्तियार कर रही थी और मैं उसकी कुर्बत के लिए अब बेचैन होने लगा था। यह शायद गुनाह की आदत होने लगी थी। एक बार मुझसे रहा नहीं गया तो मैं एक पिज़्ज़ा लेकर उसके घर पहुंच गया। दरवाज़ा उसी ने खोला। उसे देखकर मेरा दिल बेकरार सा होने लगा। वो मुझे देखकर हैरान थी। कहने लगी तुम क्यों आए हो? मैंने कहा मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। कहने लगी मेरे ससुर और सास अपने कमरे में हैं, तुम जाओ। लेकिन मैं घर के अंदर आ गया। मैंने कहा मैं अपने दिल का क्या करूं? रुबीना मैं पागल हो जाऊंगा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो मुझे अपने कमरे में ले गई, मेरे सीने से लग गई। कहने लगी मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रही हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी को समझो। ये कहकर वो मुझसे पीछे हट गई, लेकिन मुझे कहाँ सब्र था। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया, अपनी बेताबियां दिखाने लगा, जिसकी आदत उसी ने मुझे डाली थी। वो मुझे पीछे करने की कोशिश में थी कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला। शायद जल्दबाजी में रुबीना कमरे का दरवाज़ा लॉक करना भूल गई थी। सामने उसका ससुर खड़ा था। उसे देखकर तो मेरा भी रंग उड़ गया था। रुबीना ने मुझे धक्का दिया और अपने ससुर के पास जाकर रोने लगी। कहने लगी ये शख्स न जाने कैसे घर में घुस आया है। मेरे कमरे में आकर मेरे साथ ये कहकर रोने लगी। मैं हैरान रह गया। अपने आप को बचाने की खातिर वो मुझे बुरी तरह फंसा चुकी थी। उसका ससुर मुझे मारने लगा। उसने शोर मचा दिया। मोहल्ले के लड़के जमा हो गए और मुझे मारने लगे। रुबीना का शौहर भी आ गया। उसने मुझे बहुत मारा। कहने लगा मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। तुम चोरों की तरह मेरे घर में आकर मेरी बीवी के साथ गुनाह कर रहे थे। मैंने कहा मैं रुबीना से मोहब्बत करता हूँ, वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, उसे छोड़ दो। मेरा ये कहना था कि रुबीना का रंग उड़ गया। वो अपने शौहर के सामने साफ मुकर गई। कहने लगी ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानती। मैंने कहा रुबीना तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने प्यार किया है, कह दो तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। कहने लगी राशिद ये लड़का झूठ बोलकर मुझे बदनाम कर रहा है, ताकि ये सज़ा से बच जाए, इसे जेल भिजवा दो। मेरी बात पर किसी ने एतबार नहीं किया। रुबीना कहने लगी ये शख्स मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि तुम्हें तुम्हारे शौहर के सामने झूठा साबित कर दूंगा। वो लड़की बहुत बड़ी झूठी थी, मक्कार थी। उसके शौहर ने कोई दूसरी शादी नहीं की थी। वो हर 2-3 महीने बाद इंडिया आता था। कई बार वो भी उसके साथ दुबई जा चुकी थी। उसके शौहर ने दूसरी शादी भी नहीं की थी और उसे हर महीने उसकी अय्याशियों के लिए खर्चा भी भेजता था। लेकिन ये इस औरत का शौक था, नौजवान लड़कों को बेवकूफ़ बनाकर अपना जी बहलाना, और मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और अब जेल की सलाखों के पीछे बैठा था। मुझे 2 साल की कैद हुई थी। मेरे बूढ़े माँ बाप वकीलों और पुलिस वालों को पैसे दे देकर थक गए थे ताकि मैं जेल से बाहर आ जाऊं। औरतों का ये घिनौना रूप मैंने पहली बार देखा था। शौहर के होते हुए मजलूम बनकर रोना। रोकर उसने मुझे इस्तेमाल किया था। जानबूझकर मुझे उस रात को बुलाया। बारिश की पेशगोई तो पहले ही हो चुकी थी। वो जानती थी उस दिन बारिश होगी। मुझे बुलाकर उसने जानबूझकर मेरे अंदर हवस की आग जलाई थी। मोहब्बत का नाम देकर वो मुझसे अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रही थी। यहाँ तो वो झूठ बोलकर बच गई, लेकिन खुदा के सामने क्या करेगी। बेशक मैं भी कसूरवार था, मुझे भी गुनाह से बचना चाहिए था, लेकिन मैं बहक गया था।
शैतान ऐसे ही इंसान को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करता है और मैं भी उस धोखे में आ चुका था। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा मत करना। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।